Hello dear student, this is Rishabh. You're watching Rishabh BPSC now. Today I am discuss NCERT lecture number 10th यानी हम सब लेक्चर नंबर 10 में पहुंच गए हैं। आज हम सब डिस्कस करेंगे NCERT साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जो है किशोरा अवस्था की ओर। इसका मतलब ये है एक बच्चे से वयस्क बच्चा बनने में क्या क्या फैक्टर काम करता है, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, ठीक है, और वो जब हार्मोन काम कर जाता है तो क्या क्या बदलाव आता है, एक बच्चे से बड़े होने में क्या क्या बदलाव आता है, इस वाले चैप्टर में हम सब यही पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से हम सब हार्मोन के बारे में जानेंगे और आपकी बीपीएससी जो है हमेशा हार्मोन से क्वेश्चन पूछती है, तो इस संदर्भ में ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको 71st बीपीएससी से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊँगा। इसके लिए आप बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको समझाने में उससे ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे और ज़्यादा बच्चे तक पहुँचेगा, शेयर करेंगे तो और ज़्यादा बच्चे तक भी पहुँचेगा और उसको भी फ़ायदा होगा आपके 71st बीपीएससी में। चलिए, मेरा गोल इस वाले चैनल के माध्यम से ये बताना है कि मुझे बीपीएससी के संदर्भ में नंबर 1 चैनल बनना है, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। चाहे वो पीटी का कंटेंट हो, मेंस का कंटेंट हो, तो दोनों कंटेंट में हमें नंबर 1 बनना है। उसी दहलीज पे मैं एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया हूं और आप सब सपोर्ट दिखाएंगे तो एक ना एक दिन जरूर होके रहेगा। चलिए बात करते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं इस वाले चैप्टर को। किशोरा अवस्था की ओर यानी बच्चे से बड़े बनने में क्या क्या अवस्था में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले यौवना आरंभ यानी जवानी का आरंभ और किशोरा अवस्था क्या होता है। तो वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, ठीक है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आता है। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन को युवा अवस्था कहते हैं, ठीक है। स्लोली शरीर बढ़ता है, बच्चा 5 साल तक आया, 6 साल तक आया, 9 साल तक आया, और जब आप देखते होंगे कि अचानक से किसी बच्चे से मिले और फिर 1 साल बाद देखें अगर वो 10 और 11 की उम्र में है तो आप देखेंगे कि वो बच्चा अचानक से बढ़ गया, तो उस वाले अवस्था को हम सब युवा अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ से यौवन यानी आपका जवानी जो है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। यह 11 वर्ष से शुरू होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलता है। किशोरों को टीनएजर्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप जो है आपका शरीर जो है बच्चे से बढ़ना शुरू हुआ और आप बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपका युवा अवस्था प्रारंभ हो गया। 10 से 11 तक पहुंचे, युवा अवस्था है। लेकिन जब आपका जनन परिपक्व यानी आपको दाढ़ी आने लगा, मोच आने लगा, तो ये किशोरा अवस्था में तब्दील होने लगता है। तो युवा अवस्था कुछ नहीं है, छोटे बच्चे से 10 से 11 उम्र तक आते आते आप युवा में आने लगते हैं। और किशोरा अवस्था क्या होता है, इससे थोड़ा आगे का अवस्था है, यानी जब आपको दाढ़ी हो जाए, मोच हो जाए। आप ऐसा तो नहीं है कि 5 साल में किसी पुरुष को दाढ़ी और मोच निकल जाए, दाढ़ी निकल जाए, ऐसा तो होने वाला है नहीं। वो किस एक उम्र पे आने पे आता है, 14-15 साल उम्र आने पे आता है, जो कि 18-19 तक ऐसा चलते रहता है। तो ये है आपका किशोरा अवस्था। आइए क्या क्या फैक्टर इसमें शामिल है वो देखते हैं हम सब। तो आपने इतना समझा कि यौवन जो आरंभ होता है यानी युवा अवस्था जो आरंभ होता है वो लगभग 11-12 उम्र से आरंभ हो जाता है। अब जब युवा अवस्था आरंभ हुआ तो पुरुष और महिलाओं में क्या शारीरिक अंतर देखने को मिलता है, जो कि बच्चे और वयस्क होने के बाद क्या अंतर शिफ्ट होता है, वो हम सब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपका युवा अवस्था आरंभ होगा तो शरीर की लंबी अस्थियां यानी हाथ पैर की अस्थियां लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। लड़के के कंधे फैल जाते हैं, लड़कियां में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, ठीक है। यौवन आरंभ में स्वर यंत्र और जिसको लैरिकन्स बोला जाता है, इसमें वृद्धि का प्रारंभ होता है। आप लड़कों का स्वर यंत्र देखें, स्वर यंत्र उसको बोलते हैं जहाँ से हम सब बोलते हैं, विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। तो उस बच्चे को, उस लड़के को हम सब युवा लड़का बोलेंगे जब उसको एडम्स एप्पल निकल जाता है। एडम्स एप्पल निकल जाता है यानी कंठ के पास एक, आप देखेंगे आप सबको भी होगा अगर आप लड़के होंगे। लड़कियां में भी निकलता है, लेकिन लड़कियों में ये जो एडम एप्पल्स होता है ये बहुत छोटा होता है, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और ये एडम्स एप्पल निकलने का लगभग उम्र 15 प्लस आप कर लीजिए, 15 साल के आसपास निकलता है। तो ये कुछ अवस्था में परिवर्तन होने लगता है ना, कि बच्चा है तो उसका कोमल हाथ होगा, छोटा हाथ होगा, है ना, शरीर उरी नाजुक होगा, लेकिन जैसे ही युवा में आएगा तो उसका कंधा फैल जाएगा, हाथ पैर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एडम्स एप्पल निकल जाएगा, ये भी याद रखें। तो अब हम सब पढ़ रहे हैं कि
एक बच्चा जब वयस्क बनता है, ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है, ये मेनली हम सब इस वाले चैप्टर में उम्र 11 से उम्र 20 तक का बात करेंगे, इसी में सब कुछ विकसित होता है इस वजह से। तो जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या क्या भिन्नताएं नज़र आने लगती है बच्चे से बड़े बनने में। तो अभी हम सब देखें, हाथ पैर लंबा हो गया, कंधा फैल गया, तो ये सब विकसित होने लगा, है ना, मांसपेशी बढ़ने लगा, तो ये सब हो गया आपका युवावस्था में परिवर्तन हो रहा है। कुछ और भी फैक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि लड़कियों का स्वर उच्चा तारत्व वाला होता है, लड़की का आवाज़ हमेशा पतला होता है ना, पतला मतलब बहुत ही पतला, और लड़के का आवाज़ भारी होता है। तो ये सब भी लक्षण है। आप बच्चे में नहीं पता कर पाएंगे ज़्यादा कि लड़की कौन है आवाज़ से या लड़का कौन है, ठीक है, दोनों का समान ही आवाज़ होता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का लड़की बड़ा हो जाता है तो लड़की का आवाज़ हो जाता है पतला और लड़का का आवाज़ हो जाता है बहुत ही गहरा, भारी आवाज़ हो जाता है ना। कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियाँ में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, तो बहुत सारे बच्चे में आवाज़ फटने या भरभराने लगता है, ठीक है, ये भी जवानी का लक्षण है। तो लड़की का स्वर बहुत ही तीखा हो जाता है, पतला हो जाता है, लड़का का स्वर बहुत भारी हो जाता है और किसी किसी का आवाज़ भी फटने लगता है। तो ये भी अवस्था में चेंजेस होने की वजह से हो रहा है। और क्या चेंजेस हो सकता है, तो किशोर अवस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियां का स्राव बढ़ जाता है। इस ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील के कारण किसी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो मुहासा हो जाता है, पिंपल्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो लड़की में भी होता है, लड़का में भी होता है। तो ये भी जवानी के कुछ परिवर्तन दिखने लगते हैं। जनन अंगों का विकास होने लगता है, ठीक है, क्या विकास होने लगता है मैं आपको समझाता हूं एक एक करके, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जनन अंगों का विकास से मतलब क्या है, तो पुरुषों का जंगनांग जैसे वृषण और शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, इसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, इसी से किसी बच्चे का विकास होता है। अब क्या होता है कि एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके जो जननांग है उससे शुक्राणु नहीं निकलेगा, ठीक है, वो एक सही उम्र आने के बाद ही निकलता है और वो उम्र लगभग 14-15 साल का होता है। इस वाले चैप्टर में मुख्य रूप से हम सब यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पुरुष का जो जंगनान है, ठीक है, वृषण मैं पिछले वाले क्लास में समझाया था वृषण क्या होता है, ठीक है। तो वृषण से ही शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ होता है, वो बच्चे से नहीं हो जाता है, ये नहीं कि 13, 12, 11 साल के बच्चे में शुक्राणु उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्पादन होता है लगभग 14 से 15 साल के बाद, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बच्चा वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, कोई भी वयस्क बच्चे को जन्म दे सकता है 15 साल 16 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसको आप स्पर्म बोलते हैं। लड़कियां में अंडाशय साइज में वृद्धि होने लगती है, अंड परिपक्व होने लगते हैं तथा अंडाशय से अणुओं का त्यागना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये सब अभी हम सब एक एक करके देखेंगे। तो लड़की का जो उम्र है वो लगभग अगर 12-13 साल के आसपास जब आ जाता है तो उसमें अंडा बनना शुरू होता है। पुरुषों में लगभग 14-15 साल से शुक्राणु बनना शुरू होता है, ठीक है। तभी जाकर के जब वयस्क होता है तभी जाकर के किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ऐसे बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। किसी को बाल विवाह करा दीजिएगा 5 साल में, ठीक है, लड़का और लड़की को, तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। लेकिन किसी को 18 साल की उम्र में शादी कराएगा तो वो जन्म दे सकता है इसी वजह से। तो मुख्य बात यह है कि आप समझ गए होंगे कि बाल विवाह में शादी कराने से किसी शिशु का जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरुष के पास ना तो शुक्राणु है और ना महिला में अंडाणु बनता है, सिंपल सा बात है। महिला में अंडाणु बनना प्रारंभ होता है 12 साल के बाद के आसपास, मतलब 12, 14, 15 साल के बाद, ठीक है। और पुरुष में शुक्राणु बनना शुरू होता है ये भी 13-14 साल के बाद। तो ये कोई उम्र का फैक्टर नहीं है, तो उम्र वाला आप काउंट मत कीजिएगा, एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12 से 14 साल के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होता है। और समझते हैं, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथि अपना स्राव वाहिनों द्वारा स्रावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधे रुधिर में निमोचित करता है, त्याग करता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि हो गया, तेल ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया। लार कहीं से निकले तो लार क्या, कहीं कोई क्षेत्र से निकलता है, मुंह से निकलता है डायरेक्टली, उसको निकलने के लिए किसी चीज़ का सहारा तो नहीं चाहिए, पसीना निकलने के लिए किसी चीज़ का सहारा तो नहीं चाहिए, तो ये सब नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, ठीक है। और क्या क्या परिवर्तन होता है मेनली हम सबको ये समझना है, तो मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। इमोशनल भावना जुड़ने लगता है युवा में, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, इंटेलेक्चुअल रूप से सोचने लगता है ना। बच्चे कुछ भी बदमाशी करेंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, 14, 15, 18 साल हो जाएगा, तो आप जब बदमाशी करेंगे तो एक बार जरूर सोचेंगे कि ये सही है या गलत है।
तो इन सब चीज का विकास होता है। कुछ और समझते हैं। गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है। अभी मैं बताया वृषण और अंडाशय जनन अंग है। ये युग्मज अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन करता है। तो गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है, जिसमें हम सब देखें कि वृषण और अंडाशय जनन अंग है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न होने लगता है, तो ये जवानी का चरण है। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, तो ये जवानी का चरण है। ठीक है, इसको समझ लिए। चलिए कुछ और बात पे फोकस करते हैं। तो लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगता है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, तो ये जवानी वाला लक्षण है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करता है, इसलिए इसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। आप कैसे बता देते हैं कि ये लड़का है कि लड़की? ठीक है, तो आप दूर से देखते हैं कि एक चेहरे पे दाढ़ी और मूंछ है तो वो लड़का है, और जिसके चेहरे पर ये नहीं है तो वो लड़की है। अब ये सब जितना भी आप घटना देखें, ठीक है, जवानी बदलने का घटना देखें, मतलब बच्चे से वयस्क बनने का जो अवस्था आप देखें, इस अवस्था में किस वजह से परिवर्तन आया, मेन तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि किस वजह से परिवर्तन आया। तो बीपीएससी तो ये नहीं पूछेगी कि क्या क्या परिवर्तन आया, लेकिन किस वजह से आया ये बीपीएससी प्रश्न पूछेगी। तो ये जितना भी परिवर्तन आया उसमें से सबसे ज्यादा भूमिका हार्मोन की है। तो अब हम सब हार्मोन को समझेंगे। ठीक है, हार्मोन क्या है? तो किशोरावस्था में परिवर्तन हार्मोन द्वारा होता है, और यह एक रासायनिक पदार्थ है। चलिए समझाता हूं मैं आपको। चलिए पहला हार्मोन हम सब डिस्कस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पिछली कक्षा में हम सब इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे, आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो ये वृषण से स्रावित हार्मोन जंगनान को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुष में पाया जाता है, यानी ये महिला में पाया नहीं जाता है। भाई वृषण उसको बोलते हैं जिसका नलिका शुक्राणु नलिका से कनेक्ट होता है। मैं पिक्चर बना देता हूँ। ये पुरुष का जननांग है, ठीक है, यानी यूरिन जहाँ से हम सब निकालते हैं वो वाला पार्ट है। इसमें से ये लड़के में पाया जाता है, जिसको वृषण बोलते हैं। ठीक है, वृषण की संख्या 2 रहती है, और इसी में जो शुक्राणु बनता है वो किस हार्मोन की वजह से बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बनता है। तो लड़कों में परिवर्तन का कारण यही है, दाढ़ी मोछ हो जाए, ठीक है, कंठ वगैरह सब जो आप देखें एडम्स एप्पल वो निकल जाए, ठीक है, हृष्ट पुष्ट होने लगता है लड़का, ठीक है, शुक्राणु का बनना, ये सब इस सारे हार्मोन के कारण होता है, यानी इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चेहरे पर बाल का आना इसी कारण से होता है। पुरुष में बच्चे पैदा करने की इच्छा इसी हार्मोन की वजह से होती है। यानी एक उम्र आएगा आपका, जब 14-15 साल की उम्र आएगा तो आप में अपने आप चेंजेस होने लगेगा, और चेंजेस होने की वजह से, तो चेंजेस आप सोचिए कि आप में चेंजेस क्यों हो रहा है? तो भाई इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आप में चेंजेस आ रहा है। ये मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, और आपको फिर इसी सब वजह से, इसलिए 18-19 जब आएगा तो फिर ये सब इच्छा होता है कि जैसे कि दाढ़ी मोच आ जाएगा, फिर बच्चे पैदा करने की इच्छा होगी। तो ये ही हार्मोन जिम्मेदार है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आते हैं हम सब एस्ट्रोजन हार्मोन पे। तो पुरुष के लिए, पुरुष में जो बदलाव आता है बच्चे से जो वयस्क बनता है, ठीक है, यानी 10, 11, 12, 18 साल तक जितना भी घटना आप पुरुष में देखते हैं, चाहे दाढ़ी मोछ का उग जाना है ना, एडम सैंपल का निकल जाना, या फिर आवाज़ भारी हो जाना, बच्चे पैदा करने की इच्छा, शुक्राणु का बनना, शुक्राणु से ही बच्चा पैदा होता है, ये जितना भी चीज घटना है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो हार्मोन है, ये है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो लड़के के ऊपर हम सब बात कर लिए, अब लड़कियों के ऊपर बात करते हैं। तो लड़कियों के यौवन आरंभ के साथ अंडाशय उत्पादित करना इसी हार्मोन की वजह से होता है, यानी इसी हार्मोन के कारण से स्तन विकसित होता है। तो 2 ऐसे कारण हो गए, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन से 2 काम हुआ, लड़की का यौवन आरंभ हुआ, अंडाशय उत्पादन हुआ, उसी अंडाशय से अंडाणु बनता है, आप सबको पता है, और अंडाणु शुक्राणु मिलकर बच्चे का निर्माण करता है। तो ये एक उम्र पे आने पे ही होगा, लगभग मैं अभी बताया आपको कि 14-15 साल के बाद ये सब घटना होता है, ठीक है। इसी हार्मोन के कारण स्तन विकसित होता है, जिससे कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसको भी आप सब याद रखेंगे, और जानते हैं हम सब इसके बारे में। दुग्ध स्रावी ग्रंथि अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होता है, ठीक है। बच्चे को माँ का दूध पिलाने के लिए मुख्य रूप से 2 हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिक और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बीपीएससी से बार बार प्रश्न पूछती है। बच्चा और माँ का रिश्ता आप देखिए, ठीक है।
माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है बच्चे को, वो किस हार्मोन की वजह से करती है? ऑक्सीटोसिन। पिताजी थोड़ा बाद में भी आएगा अगर बच्चे को चोट लग जाएगा, लेकिन मम्मी इमीडिएटली दौड़ जाएगी। इसके पीछे रीज़न यही है कि ऑक्सीटोसिन काम करता है बच्चे और माँ के बीच, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो बच्चे को माँ को दूध पिलाने के लिए मुख्य रूप से 2 हार्मोन जिम्मेदार है, ठीक है। और दूध कहाँ बनता है, तो दुग्ध स्रावी ग्रंथि, दूध ग्रंथि स्तन के अंदर विकसित होता है, ठीक है, जिससे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये माँ और बच्चे के बीच रिश्ता अगर कभी पूछ दिया कि इतना ज़्यादा प्यारा रिश्ता क्यों होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, तो ये स्त्रियों में बच्चे पैदा करने की इच्छा को बढ़ाता है, इसलिए ऐसी महिला को मतलब इसे महिला सेक्स हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये 66 बीपीएससी में आया हुआ था कि महिला सेक्स हार्मोन किसको कहा जाता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जैसा आप देखें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोलैक्टिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इन सबको नियंत्रित जो करता है वो करता है प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है या नियंत्रित। तो आप जितना भी हार्मोन देखेंगे उसको कंट्रोल आपके शरीर में नियंत्रित करने का काम प्यूस ग्रंथि करती है या पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि हार्मोन कैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है या इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभाव डालता है। तो जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका भी हम सब देख रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करता है। हार्मोन को आपके खून में जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारा शरीर में हमारे होता है, ठीक है, तो उसको भी हम सब अभी देखेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करता है। हार्मोन को आपके ब्लड में पहुंचाने का काम अंतःस्रावी ग्रंथियां करता है। यह हार्मोन के शरीर विभिन्न अंग तक पहुंचाता है, उनके कार्य को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में काम करेगा, एस्ट्रोजन महिला में काम करेगा, इन सबको पहुंचाने का काम अंतःस्रावी ग्रंथि करता है। तो अभी हम सब आगे जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया गया है। उससे भी क्वेश्चन बीपीएससी पिछली बार भी पूछी है और उससे पहले भी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो उसको भी हम सब देख लेंगे। आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। जैसा कि अभी हम सब के डिस्कशन से ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति जवान तब कहलाएगा जब उसका जनन अंग विकसित होगा। जनन अंग तब विकसित होगा जब उसके जनन से, यानी पुरुषों से शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, और महिला से अंडाणु, ठीक है, ये निकलना शुरू होता है, तभी जाकर के उसको जवान व्यक्ति माना जाएगा। सिंपल सा बात है। अब हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे वृषण, वृषण से शुक्राणु बनता है, अंडाशय से अंडाणु बनता है, ठीक है। तो ये तो जनन ग्रंथि हो गया, जनन अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, ठीक है। कुछ और भी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में भी पाया जाता है, अग्न्याशय में भी पाया जाता है ना, तो वो सब भी हम सब देखेंगे। तो पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन है अंडाशय में अंडाणु, जो कि एस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। और वृषण में शुक्राणु जो टेस्टोस्टेरोन में परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। कहने का अर्थ है कि जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन ही है जो कि महिलाओं में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करता है, और पुरुष में वृषण में शुक्राणु का निर्माण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जब आरंभ होगा तो ये किशोरावस्था है और ये जवानी का प्रथम चरण है। तो ये याद रखिएगा, इन सब को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे आप सब। देखिए, पुरुष में जब शुक्राणु बनना शुरू होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है, तो वो लगभग 14-15 से बनना शुरू होता है और बहुत समय तक बनता है, 80-90 साल तक, 80 साल तक अमूमन बन जाएगा, ठीक है, बनता है। लेकिन महिलाओं में जो अंडाणु का विकास होता है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक उसी को हम सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं महिलाओं में जंगनान व्यवस्था का प्रारंभ, जिसको आप ऋतुस्राव और रजोधर्म बोलते हैं। क्या होता है इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ऋतुस्राव किसको बोलते हैं, तो महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की परत, गर्भाशय की अंदरूनी परत रक्त और उत्तक के रूप में योनि से बाहर निकलता है, वजाइना से बाहर निकलता है। यह तब होता है जब एक महिला का अंडाणु निषेचित नहीं होता है और शरीर उस परत को हटा दे। क्या मतलब, ये इतना मैं लेक्चर पढ़ दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि महिलाओं में 2 अंडाशय होता है और हर एक महीने
एक अंडाणु उससे निकलता है। अगर वो शुक्राणु से निषेचित हो जाए यानी शुक्राणु से मिल जाए तब तो एक शिशु को जन्म दे देगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अंडाणु हैं जो कि वो नहीं मिल पाया बाय चांस, तो वो निकलेगा ना, वो महिला के वजाइना से निकलेगा, तो वो निषेचित नहीं है, मतलब वो शुक्राणु से मिला नहीं है, तो वो निकलता जो है तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव। एक एक करके समझेंगे कॉन्सेप्ट। पहला नंबर समझें, अंडाणु का निषेचन। हर महीने निषेचन क्या होता है, मैं पिछली बार बता दिया। निषेचन उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मिलकर बच्चे पैदा करता है, उसी को निषेचन बोलते हैं। तो हर एक महीने क्या होता है, तो अंडाणु का निषेचन समझते हैं। हर महीने एक महिला के अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि वह शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है तो भाई वो बाहर तो निकलेगा। तो बाहर कैसे निकलता है, तो महिलाओं के वजाइना से बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे पुरुष का जंगनान हुआ उसी तरह महिलाओं का जंगनान हुआ, महिलाओं के जंगनांग से यानी महिलाओं के वजाइना से वो बाहर निकलता है। ये प्रोसेस है, पूरा मंथली प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं, गर्भाशय की तैयारी। इस दौरान क्या होता है, गर्भाशय की परत मोटी और स्पंजी हो जाती है ताकि यदि अंडाणु निषेचित हो जाए तो वो उसमें स्थापित हो जाएगा। यानी गर्भाशय में अगर शुक्राणु यानी जो पुरुष से शुक्राणु निकलता है वो महिला के अंडाणु से संपर्क में आ जाए तब तो भाई वो विकसित हो जाएगा गर्भाशय में। लेकिन कोई निषेचित नहीं हुआ, उस अंडाणु का संपर्क शुक्राणु से हुआ ही नहीं, तो तीसरा पॉइंट पढ़िए, ऋतुस्राव। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी परत टूट जाती है, ठीक है, उसमें विकसित हो ही नहीं और रक्त और उत्तक के रूप में वजाइना से बाहर निकल जाती है। इसी को ऋतुस्राव करते हैं और ये लड़कियों में मंथली होता है और एक उम्र पे आने पे होता है। इसमें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, तो उसमें सैनिटरी पैड वगैरह यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो अब फैसिलिटी हो गया तो ये यूज किया जाता है। ये हर एक महीना होता है, इसको थोड़ा समझें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा दो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब शुक्राणु से अंडाणु मिल गया, ठीक है, तो एक जीव का विकास करेगा, मतलब एक शिशु का विकास करेगा जो कि गर्भाशय में होगा। महिला से अंडाणु निकला, शुक्राणु के साथ नहीं मिला, तो भाई वो अंडाणु का कोई वो नहीं है, औचित नहीं है कि वो गर्भाशय में रहेगा, ठीक है, तो वो बाहर आएगा, वो बना नहीं, ठीक है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अंडाणु और शुक्राणु मिला नहीं है। तो वो बाहर जो आता है तो उसी को ऋतुस्राव बोलते हैं। ये मंथली चलते रहता है। ऋतु चक्र क्या है, यह आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकता है। पहला ऋतु यौवन के दौरान होता है जिसे रजो दर्शन कहा जाता है। रजो दर्शन आमतौर पर 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच होता है। ये सब जितना भी चीज मैं बता रहा हूँ ये लड़कियों में होता है, गलती से भी पुरुष के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ऋतुस्राव समझ गए, यदि अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में नहीं आया तो वो अंडाणु का कोई वैल्यू नहीं है, वो अंडाणु बाहर निकलेगा, इसी को ऋतुस्राव कहते हैं, मंथली निकलेगा, ठीक है। और ये जो प्रारंभ होता है वो 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच शुरू हो जाता है। पहला जब किसी लड़कियों में ऐसा पहला बार होगा तो उसको रजो दर्शन बोलते हैं। और मैं आपको क्या पहले बताया कि ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है लड़कियों में, ठीक है। तो इस दौरान ही बच्चे पैदा किया जा सकता है। 12 वर्ष से पहले कोई लड़की बच्चा पैदा नहीं कर देगी, ठीक है, क्योंकि उसमें अंडाणु बन ही नहीं रहा है। जब अंडाणु बनेगा तभी शुक्राणु के संपर्क में आएगा, तभी बच्चा पैदा हो सकता है, ऐसे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। आगे हम सब बढ़ते हैं, इस फैक्ट को आप सब समझ गए हो। तो पहला बार होगा तो उसको रजो दर्शन बोलेंगे। मैं आपको बताया कि महिलाओं में ये कुछ लिमिटेड समय के लिए ही होता है। तो ऋतुस्राव चक्र रजोवृत्ति समाप्त कब होता है, आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो एक लड़की में बच्चे पैदा करने की जो कैपेबिलिटी होती है या फिर हो सकता है बच्चा पैदा, वो उम्र 12 से लेकर के उम्र 55 तक, उसके बाद नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें अंडाणु बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ऋतु चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इसमें हार्मोन द्वारा क्यों होता है कि आप हार्मोन इसमें जो है एस्ट्रोजन काम करेगा और इसमें लड़की का जो पेट वगैरह है वो काफ़ी दर्द करेगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, गुस्सा आएगा, तो ये सब हार्मोन की वजह से होता है। कुछ और इस डायग्राम को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निमोचन मतलब त्यागना होता है, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना, ये सब शामिल है। यदि अंडाणु निषेचित हो जाए तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय के विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बताया। सिंपल सा बात है, पुरुष का शुक्राणु महिला का अंडाणु मिल गया तो वो गर्भाशय में बच्चे बना देगा। जो नहीं मिला, जो अंडाणु महिला का नहीं मिला, वो वजाइना से बाहर आ जाएगा,
ठीक है, और उस बाहर आने के प्रोसेस को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं, जो कि महिलाओं में मंथली होता है। ठीक है, मंथली होता है। अब ये इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये 28 दिन का प्रोसेस है। आपको पता है कि महिलाओं में ये रजोधर्म या ऋतुस्राव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पीरियड बोल देते हैं, तो ये जो है पूरा आप डायग्राम को देखिए, ये 28 दिनों का होता है। अब इसमें आप सब गौर करेंगे, मैं आपको समझा ही देता हूं अच्छे ढंग से। इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लड़की में जो है ये ऋतुस्राव शुरू हो गया, उसका पीरियड शुरू हो गया, सिंपल सा बात है। तो पहला एक यानी प्रथम 1 से लेकर के 7 दिन तक अगर शुक्राणु मिलेगा भी अंडाणु के साथ, तो वो बच्चे को नहीं बनाएगा, बहुत ही कम चांस है, ठीक है, मात्र 5% चांस है, मतलब वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो भ्रूण बनेगा ही नहीं और भ्रूण से ही बच्चा बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वें 9वें 10वें दिन तक भी अगर मिल जाएगा, तो 8वां 9वां 10वां को मान लेते हैं कि 7 दिन पीरियड खत्म हो गया और शुक्राणु 8वें 9वें और 10वें दिन मिला, तो सेमी फर्टाइल है, मतलब बन भी सकता है, बच्चा नहीं भी बन सकता है, 40 से 60% चांस है। लेकिन किसी को बच्चा चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फर्टाइल है वो 11वें दिन से 16वें दिन के बीच है, ठीक है। यानी लड़की का जो ऋतुस्राव है वो शुरू हुआ पहला दिन, 1 से 10 दिन के बीच में आपको बहुत कम चांस है कि शुक्राणु अगर मिला अंडाणु के साथ तो वो भ्रूण बनाएगा। लेकिन अगर 11 से लेकर के 16वें दिन के बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16वां दिन, ये 6 दिन में से अगर किसी दिन शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो एक भ्रूण बनाएगा और उस भ्रूण से बच्चे का निर्माण होगा। फिर 17वां से लेकर के 19वां दिन फिर सेमी फर्टाइल है, ठीक है, और फिर 20 से लेकर के 28 दिन तक, इवन 32 दिन तक भी मैं बताया, इनफर्टाइल है। यानी इस वाले डायग्राम से हमको ये समझ में आया कि अगर किसी महिला को बच्चा चाहिए, किसी पुरुष को बच्चा चाहिए, ठीक है, तो वो जब भी पीरियड शुरू होगा, जब भी ऋतुस्राव शुरू होगा, तो 10 दिन तक शुक्राणु नहीं पहुंचना चाहिए। 11 से अगर 16 दिन के बीच में शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, तो वो बच्चा तैयार कर। तो बहुत ही आसानी से आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। 1 से 10 दिन तक, प्रथम 10 दिन में आपका शिशु आने का चांस बहुत कम है, लेकिन 11 से लेकर के 16वें दिन तक, ठीक है, जिस दिन से ऋतुस्राव शुरू हुआ है, मान लेते हैं 1 तारीख को लड़कियों में ऋतुस्राव शुरू हुआ, 1 अगस्त को शुरू हुआ, तो 10 अगस्त के बीच में शुक्राणु पहुंचेगा अंडाणु के साथ, नहीं कुछ होगा, ठीक है, मतलब बच्चे बनने का चांस बहुत कम है। लेकिन 11 से लेकर के 16 तारीख के बीच, यानी 11 से लेकर के 16वां दिन के बीच अगर शुक्राणु अंडाणु से पहुंचेगा, तो 80% चांस है कि वो शिशु का रूप ले लेगा। और फिर 17 से लेकर के 19 तक फिर 40 से 60% चांस है कि शिशु बनेगा, मतलब 50% चांस है, आधा। और फिर 20 से लेकर के 28 तक चांस ही नहीं है। तो बस यही डायग्राम था। अब आगे बढ़ते हैं हम सब, ठीक है। आई होप मैं अच्छे ढंग से आपको समझाया होगा, बहुत ही खुलकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर खुल के भी बात नहीं करते इन सब टॉपिक के ऊपर, पर मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे और दिमागी स्तर पे थोड़ा सा विकसित भी हो जाए, है ना। चलिए बात करते हैं लड़का और लड़की, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि भाई लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, ठीक है। तो निषेचित अंडाणु और अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि माँ के गर्भ में एक बच्चा है, वो पहले से आपको पता चल जाए कि ये लड़की होने वाली है या लड़का होने वाला है। बस यही अब हम सब डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हम सब पहले भी पढ़े हैं, कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं। पुरुष और महिलाओं में पहला 22 गुणसूत्र, उसको दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ये 22 गुणसूत्र पुरुष में भी पाए जाएंगे, 22 गुणसूत्र महिलाओं में भी पाए जाएंगे। ये क्या करेगा भैया, तो ये गुणसूत्र आपका काट छांट, जैसे आपका हाथ पैर कट गया, ठीक है, कहीं चोट लग गया, तो उसमें कोशिका का विकास करेगा और आपके उस चोट वगैरह को ठीक कर देगा। इसके अलावा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसे एक्स एवं वाई कहते हैं, ठीक है। तो पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। ये डायरेक्ट पूछेगा कि पुरुष का गुणसूत्र एक्स वाई होता है और महिला का गुणसूत्र एक्स एस होता है, एक्स और एक्स होता है। तो लिंग गुणसूत्र पुरुष में हो गया एक्स वाई और महिला में हो गया एक्स एक्स, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, तो इसको हम सब समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे एक फोटो के माध्यम से। तो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को भी मैं समझाता हूँ। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, यानी पुरुष में भी एक्स गुणसूत्र रहेगा, महिलाओं में भी एक्स गुणसूत्र रहेगा, एक्स और एक्स दोनों में रहेगा,
कॉमन है XX, अभी हम सब देखे भी, पुरुष में XY और महिलाओं में XX, यानी ये X और X कॉमन हो गया, तो X और X तो भैया कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला X गुणसूत्र पे आते हैं। अगर X गुणसूत्र वाला, अब भाई गुणसूत्र क्या हुआ, तो गुणसूत्र उसी को बोलते हैं जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को ही गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको स्पर्म बोलते हैं। वो दो प्रकार में एक X गुणसूत्र होता है और एक Y गुणसूत्र होता है, सामान्य सी बात है। शुक्राणु के दो प्रकार, X गुणसूत्र, Y गुणसूत्र। और मैं आपको क्या बताया कि एक बच्चा जो पैदा लेगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो शुक्राणु निभाता है। कौन निभाता है? शुक्राणु। इसलिए एक प्रश्न भी बीपीएससी पूछते हैं कि बच्चे के पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो शुक्राणु है। अंडाणु कभी भी मत मारिएगा, या कभी कभी पिता लिखा ऑप्शन में आ जाता है तो पिता इज द राइट आंसर, यानी फादर विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो शुक्राणु के दो प्रकार हुए, एक हो गया X गुणसूत्र, एक हो गया Y गुणसूत्र। तो पहले से ऑलरेडी X और X गुणसूत्र दोनों में है, लड़का में भी है और लड़की में भी है। X गुणसूत्र अगर निषेचित करेगा तो लड़का, X गुणसूत्र अगर निषेचित करेगा तो X और X किसके पास चले जाएगा? आप ही बताइए। तो लड़की के पास चले जाएगा, यानी वहां लड़की पैदा लेगी। और Y गुणसूत्र अगर निषेचित करेगा तो वो Y किसके पास जाएगा? तो Y लड़का के पास जाएगा, तो X और Y हो जाएगा, यानी उसमें लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो X और X दोनों के पास रहा। ठीक है, लड़का के पास भी रहता है, लड़की के पास भी रहता है। अगर X गुणसूत्र आया, X शुक्राणु आया और XX दो ठो X मिल गया तो वो लड़की को पैदा कर देगा, और Y अगर मिल गया X के साथ तो XY हो जाएगा, तो वो लड़का को पैदा कर देगा। ठीक है, तो शुक्राणु के दो प्रकार, X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र। और लेडी लड़का में X रहता है और लड़की में भी X रहता है, लेकिन दो ठो X मिल गया तो लड़की और Y मिल गया। तो ये बात आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इधर भी X इधर भी X। ठीक है, इधर से X गुणसूत्र आया तो लड़की के पास कितना X जमा हो गया? 2X, और 2X का मतलब हो गया कि लड़की पैदा होगी। इधर से Y गुणसूत्र आया, Y शुक्राणु आया, और X तो ऑलरेडी लड़का के पास पहले से है, तो X और Y बन गया। तो XY में क्या बताया था? पुरुष पैदा लेता है, तो XY पुरुष पैदा होगा और XX लड़की पैदा होगी। ठीक है, चलिए अब और नेक्स्ट बात करते हैं हम सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर कंप्लीट। चलिए, लिंग हार्मोन को तो हम सब देख लिए। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के ऊपर चर्चा करते हैं। लिंग हार्मोन मतलब समझ में आ गया, वृषण से जो शुक्राणु निकला उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन पुरुष में, और एरेस्ट्रोजन महिला में बच्चा पैदा करने की इच्छा जो हार्मोन होता है वो एरेस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, तो वो हो गया लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी है हमारे शरीर में, और बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, पर अभी मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। ये सब हम सब एक और चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दो हार्मोन, नाम बस याद रख लीजिए, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन अभी मैं आपको बताया था। ठीक है, बच्चे और माँ के बीच जो प्यार रहता है वो इसी वाले हार्मोन की वजह से होता है। तो पीयूष ग्रंथि मुख्य रूप से मस्तिष्क में रहता है और ये पूरे शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करता है। अग्र पीयूष ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो अग्र मतलब होता है आगे का पीयूष ग्रंथि, तो सोमेट्रोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन भी इसको बोलते हैं, प्रोलैक्टिक या लुटियोट्रोपिक्स हार्मोन भी बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सारा हार्मोन बस नाम आप याद रखेंगे। काम क्या क्या करता है ये हम सब क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। अब क्या होता है, तो गाइटर नामक रोग का संबंध थायराइड ग्रंथि से है। यह रोग तब होता है जब थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि गले में बहुत ज़्यादा फुलाव हो जाता है, फूल जाता है गला। ठीक है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, तो वो इसी हार्मोन के उत्पादन नहीं होने की वजह से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए थायराइड ग्रंथि सूज जाता है, और सूजने की वजह से क्या होता है, आप गले के पास देखेंगे फूल जाता है। ठीक है, वो वाला पिक्चर में नहीं लगाया, लेकिन आप समझ लीजिए गले के पास आप कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। आप सर्च कीजिएगा घेंगा रोग तो वो वाला फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे, ये बस नाम याद रखें। तीसरा है एड्रीनेलिन ग्रंथि। ठीक है, एड्रीनेलिन ग्रंथि क्या है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन की वजह से ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। मतलब एड्रीनेलिन की वजह से ही क्रोध आपको आएगा, चिंता आएगा और उत्तेजना आएगा। ठीक है, तो ये सब ये हार्मोन करता है, और इन सब के ऊपर हम सब क्लास 10 का एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। जो क्लास 8 के एनसीईआरटी में जितनी बात की गई है
उतना ही मैं करके आगे बढ़ रहा हूँ। चौथा है अग्न्याशय। मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उनका अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तब उसको क्या हो जाता है, उस वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन नहीं बनना प्रारंभ होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, डायबिटीज जो है वो कभी भी रोग नहीं है, वो एक फूड डिसऑर्डर है, यानी आप गलत खाना खाते हैं इस वजह से डायबिटीज होता है। तो वैसा चीज जो इंसुलिन हार्मोन को रोकेगा आपके शरीर के अंदर, तो उसको अगर आप बंद कर देंगे खाना तो फिर ये कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि चीनी वगैरह हो गया, रिफाइन वगैरह हो गया, ये गेहूं वगैरह का रोटी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, फास्ट फूड हो गया, ये जितना भी आप चीज देख रहे हैं ये सब जो है इंसुलिन हार्मोन को उत्पादन नहीं होने देता है, इस वजह से ही डायबिटीज बना रहता है। अगर आप अच्छा फूड खाएंगे, ठीक है, ज्यादातर प्रोटीन सोर्स खाएंगे और कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब। ये अभी तक हम सब इंसान के ऊपर बात किए थे, कुछ हम सब कीट और मेढक के जीवन चक्र के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके जीवन चक्र में भी हार्मोन का योगदान है और ये आपकी एनसीईआरटी लास्ट वाले पेज में दी है। तो लार्वा से वयस्क, फिर लार्वा क्या बोलेंगे, तो अंडा जो होता है, ठीक है, तो मेढक का अंडा हो गया, कीट का अंडा हो गया, तब ना वो कीट बनेगा, वयस्क बनेगा। तो लार्वा से वयस्क बनने की परिवर्तन को कायांतरण करते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक के बारे में याद रखिए, तो मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। इसके उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में टेडपोल मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, मेढक के बच्चे को बोलते हैं, अगर इसकी वृद्धि कर रहा है तो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन चाहिए, नहीं तो मेढक के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो मेढक में जितना भी परिवर्तन होता है वो थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, और कीटों में जितना भी परिवर्तन होता है, कीट का बच्चा आगे चल के जवान बनेगा तो वो कीट हार्मोन की वजह से होता है। तो इस वाले चैप्टर में जितना महत्वपूर्ण तथ्य था मैं अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं आप सबको, 72 बीपीएससी के लिए जो भी पीटी और मेंस से संबंधित हमारे द्वारा पढ़ाए गए से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। क्लास हमारा सारा फ्री रहेगा ऋषभ बीपीएससी चैनल पे, चाहे वो पीटी का हो, आगामी मेंस का हो, ठीक है, 71वां मेंस का भी डाल। तो 71st मेंस, 72 मेंस, पीटी, जितना भी क्लास है सारा क्लास फ्री रहेगा। बस अगर आपको जुड़ना है, मैं आपके लिए शानदार ऑफर भी लाया हूँ। 15 अगस्त तक ऑफर है, 400 रुपीज़ आप खर्च कीजिए, 3 साल तक आप हमसे पढ़ सकते हैं। जितना भी टेस्ट सीरीज है वो सारा कुछ रहेगा, प्रीलिम्स का टेस्ट रहेगा, एनसीईआरटी जो अभी आप क्लास देख रहे हैं इस क्लास के ऊपर आधारित एमसीक्यू रहेगा, शुरुआत भी हो चुका है, प्लस सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू रहेगा, मेंस का मॉडल आंसर रहेगा, मेंस का क्वेश्चन आंसर रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, यानी सब कुछ रहेगा। ये वाला आप डायग्राम देख लीजिए, ये वाला चार्ट देख लीजिए। अभी 15 अगस्त तक ऑफर मिला हुआ है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगा, ठीक है, तो बात कर लीजिए और आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं ज्वाइन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेंस देने का एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स निकालने का एक्सपीरियंस है बीपीएससी का, तो उसका आप सब लाभ उठा सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, जितना मैं मेहनत कर पा रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम सब। जिस भी व्यक्ति को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे पुराने टेलीग्राम चैनल और न्यू टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है पुराने टेलीग्राम चैनल पे ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। सारे क्लास का पीडीएफ फ्री रहेगा, क्लास फ्री रहेगा, पूरा पीटी कंटेंट, मेंस कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। बस आपको टेस्ट के लिए ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं 400 में, जो जैसा कि मैं आपको बताया, ठीक है। हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पुराने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा को। उस पर बीपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे उसकी तैयारी करवाई जाती है। काफ़ी ऑलरेडी 5,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ गए हैं, तो आप सभी जरूर जाकर के वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और 71st बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।